नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी में मेंशन बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट और डीएनए पैकेजिंग के बारे में कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पैकेजिंग कैसे होता है तथा एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को इस टॉपिक में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको जानकारी भी मिलेगी और एग्ज़ाम में नंबर भी मिलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है उसके केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र बने होते हैं क्रोमेटिन धागों से, और इन क्रोमेटिन धागे में क्या होता है, डीएनए होता है। एक कोशिका का डीएनए लगभग 2 मीटर होता है अगर हम अपनी कोशिका की बात करें, क्योंकि हमारे कोशिका के केंद्रक में लगभग 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। अगर सभी गुणसूत्रों की लेंथ को, अगर 46 गुणसूत्रों की लेंथ को हम साथ में प्लस करें तो लगभग 2 मीटर की बन जाती है। और इस तरह यदि हम अपनी बॉडी के सभी सेल्स के गुणसूत्रों को आपस में लेंथ को क्या करें, जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आप पूरी पृथ्वी को सैकड़ों बार उस लंबाई से लपेट सकते हैं। या हम कहें कि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक आप सैकड़ों बार लपेट सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से सूर्य, ऐसे सैकड़ों चक्कर आप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना लंबा डीएनए आखिर बहुत छोटे हमारे कोशिका के बहुत छोटे केंद्रक में कैसे होता है। तो यह बेहद आसान है समझना, लेकिन लिखना और एग्ज़ाम में एक्सप्रेस करना थोड़ा कठिन है। आसान इसलिए समझना है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 10 किलोमीटर को जो लंबा तार होता है पतंग का, वो एक छोटे से मंजे में लपेटा जा सकता है, एक छोटे से रील में उसको लपेटा जा सकता है। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वो 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक छोटे से रील में उसको पैक कर सकते हैं। या हम कहें अगर कपड़ों को पैक करने के लिए एक बैग में जितने कपड़े पैक हो सकते हैं, यदि उन सभी कपड़ों को एक रूम में बिखेरा जाए तो पूरा रूम जो है वो इतर बितर हो जाएगा उन कपड़ों से। अर्थात जो पैकिंग होती है वो चीज़ों को संघनित कर देती है। तो इसी तरह हमारा डीएनए भी संघनित रूप में पाया जाता है और उसकी पैकेजिंग कैसे होती है इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो अत्यधिक लंबा डीएनए कोशिका के एक छोटे से केंद्रक में पाया जाता है। इसके लिए डीएनए की कुंडलन, कुंडलन का मतलब क्वाइलिंग अर्थात लपेटना, और पराकुंडलन, पराकुंडलन का मतलब कुंडलन के ऊपर कुंडलन, ठीक है। कुंडलन के ऊपर कुंडलन को कहते हैं पराकुंडलन। क्वाइलिंग के बाद सुपर क्वाइलिंग बोला जाता है इसको। तो इसके लिए डीएनए की कुंडलन व पराकुंडलन पैकेजिंग होती है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, हमारे यहाँ शरीर लिख लीजिएगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए के 46 अणु होते हैं। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, और गुणसूत्र बने किससे होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो 46 गुणसूत्र या 46 डीएनए के अणु होते हैं, जिनकी जो औसत लंबाई होती है वो 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो स्वयं केंद्रक होता है उसका व्यास लगभग 4 से 10 माइक्रोन होता है। और 1 माइक्रोन बराबर आप जानते होंगे कि 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है, 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो हमने देखा कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है केंद्रक की अपेक्षा। अब इतने छोटे केंद्रक में इतना बड़ा डीएनए कैसे उपस्थित होगा, तो यही व्यवस्था कहलाती है डीएनए पैकेजिंग। अतः स्पष्ट है कि केंद्रक के भीतर डीएनए अत्यधिक कुंडलित एवं संघनित होकर त्रिम व्यवस्था में पैक होता है, और इसे ही डीएनए पैकेजिंग या डीएनए पराकुंडलन कहते हैं, सुपर कॉइलिंग कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है? फिर से एक बार रिपीट कर दें जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अत्यधिक लंबा डीएनए कोशिका के छोटे से केंद्रक में पाया जाता है, और इसके लिए डीएनए की कुंडलन व पुनः कुंडलन द्वारा क्या होती है, पैकेजिंग होती है। जैसे हमारे शरीर की
प्रत्येक कोशिका में, ऐसे तो डाटा बहुत आप याद कर सकते हो लेकिन वो डाटा काम के हैं नहीं। हमने सिर्फ वही पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं और एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और ये पूरा जो बेस्ड है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड ही मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में आपके सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ। तो पूरी क्लासेज अगर आप हमारी देखेंगे तो सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए के 46 अणु पाए जाते हैं और जिनकी औसत लंबाई कितनी होती है, अगर आप मान के चलें 8.4 सेंटीमीटर होती है, तो आप 46 से इनको गुणा कराएंगे, ठीक है, तो लगभग कितने मीटर निकलेगी, 2 मीटर निकलेगी। लगभग कितने मीटर, 2 मीटर लंबाई टोटल एक कोशिका की 2 मीटर निकलेगी। लेकिन बहुत सारे डाटा यहाँ पर मेंशन हमको नहीं करने हैं। तो जिनकी औसत लंबाई इतनी होती है, जबकि केंद्रक जो स्वयं होता है वो 4 से 10 माइक्रोन होता है। अतः स्पष्ट है कि केंद्रक के अंदर डीएनए अत्यधिक क्वाइल्ड और संघनित होता है और एक त्रिम व्यवस्था में पैक होता है। इसे ही डीएनए पैकेजिंग या डीएनए पराकुंडलन कहते हैं। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब चलिए अब जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसका अर्थ ही यही हुआ कि उसमें जो है केंद्रक वो लगभग ना के बराबर होता है या प्रिमिटिव टाइप्स का होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का तात्पर्य होता है केंद्रक से, अर्थात इसमें केंद्रक हम कह सकते हैं अनुपस्थित होता है। केंद्रक के स्थान पे इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसकी कोशिका की संरचना आप ऐसे देख सकते हैं। तो यदि इसमें भी पराकुंडलन नहीं होता तो इसका भी जो डीएनए है वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता, लेकिन पूरे कोशिका द्रव्य में डीएनए फैला हुआ ना हो करके एक स्थान पर संघनित होकर के न्यूक्लियोइड का निर्माण करता है, क्योंकि इनमें भी क्या पाया जाता है, पराकुंडलन पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक की तरह यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादा फंक्शनेबल होती हैं, उनमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, उनका जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। आई थिंक आप 12th में हैं तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये कोशिकाएँ जो होती हैं वो अर्ध कोशिकाएँ होती हैं, अर्थात ये प्रिमिटिव कोशिकाएँ होती हैं। इनके कोशिकांग या ये कोशिकाएँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। तो इनके पराकुंडलन को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह आरएनएज व हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन, ये याद रखिएगा, हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन जिसे हम कह सकते हैं पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स का मतलब होता है एमीन जो ग्रुप होता है NH2, इससे ही मिल करके एमिनो अम्ल का निर्माण होता है और कई एमिनो अम्ल मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इनमें पूर्ण रूप से हिस्टोन प्रोटीन या किसी प्रकार की प्रोटीन ना पाई जा करके पॉलीएमीन्स पाई जाती हैं जो लगभग प्रोटीन जैसी ही होती हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास मंजा बहुत बड़ा है तो आप उसके ऊपर धागे को लपेटेंगे, लेकिन जिसके पास मंजा नहीं होगा वो छोटी सी लकड़ी के टुकड़े में भी धागे को लपेट सकता है। वो छोटे से लकड़ी का जो टुकड़ा होगा वो भी रील का काम ही करेगा। तो चूँकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं तो इनके पास क्या पाया जाता है, नॉन हिस्टोन, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। अभी हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो इनके नॉन हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीएमीन्स कहते हैं, की सहायता से पराकुंडलित अवस्था में रहता है। डीएनए के संघनित समूह को न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से पाया जाता है पराकुंडलन। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है उसका न्यूक्लियोइड। अगर इस न्यूक्लियोइड को हम जूम आउट करेंगे तो इसके भीतर ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर इस तरह से डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इतना ही आपको तैयार करना है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इससे बहुविकल्पी भी बन सकते हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी बन सकते हैं और लघुत्तरीय क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लें। तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन व अर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहते हैं। आप फिर से समझ लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं चूँकि वेल डेवलप्ड होती हैं,
तो इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन उपस्थित होती है। ये क्षारीय प्रोटीन्स होती हैं और इनको एक कॉमन नेम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? हिस्टोन नाम दे दिया गया। लाइसिन और अर्जिनिन युक्त जो क्षारीय प्रोटीन है उन्हें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बोलने में आसान हो, इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? हिस्टोन नाम दे दिया गया। तो ये बात क्लियर है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन व अर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन्स, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, की सहायता से होता है। और ये प्रोटीन्स 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ आएंगी। पहले का नाम है H1, दूसरे का नाम है H2A, तीसरे का नाम है H2B, चौथे का नाम है H3 और पाँचवें का नाम है H4। इनमें से जो 4 यानी H2A, H2B, H3 व H4 इस वाले को छोड़ देते हैं। तो H2A, H2B, H3 व H4 जो होते हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, युग्मों के रूप में पाई जाती हैं और हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। इसे अभी हम डायग्राम द्वारा भी समझेंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे न्यूक्लियोसोम कोर कहा जाता है, जो ये हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। ऑक्टोमर का तात्पर्य यही है कि ये जो चारों होते हैं जोड़े में होते हैं। इस तरह कितने प्रोटीन हो गए? 4 दूनी 8 प्रोटीन के अणु हो गए और इस तरह क्या बन जाएगा? हिस्टोन का ऑक्टोमर बन जाएगा, जिसे न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं। अब न्यूक्लियोसोम कोर जो है उसका जो बाह्य पृष्ठ होता है वो धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं डीएनए ऋणावेशित अणु है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए ऋणावेशित अणु क्यों? तो डीएनए ऋणावेशित इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है फास्फेट समूह, और फास्फेट समूह के कारण ही डीएनए ऋणावेशित होता है। हम सभी जानते हैं कि ऋणावेशित और ऋणावेशित चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत यानी धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन का बाह्य पृष्ठ होता है वह धनावेशित होता है और इसी के कारण ही इसके ऊपर डीएनए लिपट जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो इनके जो धनावेशित छोर होते हैं बाहर की ओर होते हैं, जो ऋणावेशित डीएनए को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार धनावेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणावेशित डीएनए से सटा रहता है और इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म या बेस पेयर की डीएनए कुंडली होती है। और ये जो वैल्यू है वो विभिन्न बुकों में वेरी हो सकती है, क्योंकि कई सारी बुकों में 166 या किसी में और लिखा मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 200 लिखा है, तो आपको 200 ही तैयार करना है। अभी फिगर आप समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। वह डीएनए जो 2 निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है लिंकर डीएनए कहलाता है और इस पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो H2A, H2B, H3 और H4 थे वो कहाँ पाए जाते थे? वो न्यूक्लियोसोम कोर का निर्माण करते थे या हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते थे। बात आपको समझ आ गई है। न्यूक्लियोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मणिकाबद्ध या बीडेड स्ट्रिंग संरचना के रूप में दिखाई देता है। मणिकाबद्ध श्रृंखला कुंडलित होकर के सोलेनाइड का निर्माण बनाती है। इसके बाद ये कुंडलित होकर के क्रोमैटिन तंतु का निर्माण करते हैं। कुछ स्थान पर क्रोमैटिन अत्यधिक संघनित होकर के गहरे अभिरंजित हेट्रोक्रोमैटिन बनाते हैं। साथ साथ में कुछ स्थान पर ये ढीले होकर के हल्के अभिरंजित होकर के यूक्रोमैटिन बनाते हैं और ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो डीएनए, चलिए अब डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले डीएनए संघनित होकर के न्यूक्लियोसोम बनाता है। हो सकता है न्यूक्लियोसोम क्या है अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो न्यूक्लियोसोम कुछ और नहीं हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, जैसे एक मांझा पर लिपटा हुआ तार, ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए ही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है।
एक न्यूक्लियोसोम का फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस उस पर लिपटा हुआ डीएनए ही न्यूक्लियोसोम कहलाता है। कई न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। अभी आप फिगर में उसको समझेंगे। और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में संगठित होकर के सोलेनाइड का निर्माण करते हैं और इस तरह सोलेनाइड संगठित होकर के क्रोमैटिन तंतु का निर्माण करते हैं। इन क्रोमैटिन तंतुओं में क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं जो कि आगे चल करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और इस तरह डीएनए गुणसूत्र में परिवर्तित रहता है या गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। चलिए हम फिगर को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप सिर्फ एक ही फिगर बनाइएगा इसमें से, ये वाला। ये तो हमने लिंकर डीएनए को समझाने के लिए यहाँ अटैच कर दिया है कि आप समझ सकें कि दो न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए द्वारा उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उन्हीं के ऊपर डीएनए लिपटा होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन युक्त होते हैं, क्षारीय होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4, जिसमें से जो H2A है और H2B है, H3 और H4 युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर में आप देखेंगे H2A, ऐसे ही H2B आगे पीछे बना सकते हैं, साइड साइड में बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बना रहे हैं। ऐसे H3, H4 और H4, ये कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो ये आठों मिल करके क्या बना लेते हैं? हिस्टोन ऑक्टोमर बना लेते हैं या हिस्टोन अष्टक का निर्माण कर लेते हैं। और ये काम करता है रील का। हिस्टोन अष्टक किसका काम करता है? रील का काम करता है और इसके ऊपर डीएनए जो होता है वो लिपटा हुआ होता है। ये डीएनए है और ये है लिपटा हुआ डीएनए होता है और ये डीएनए आगे चल करके जाता है और इसके बाद दूसरे न्यूक्लियोसोम में प्रवेश करता है और इस तरह से लिपटता हुआ एक बड़े क्रोमैटिन तंतु का निर्माण करेगा और वो क्रोमैटिन तंतु सुपर कॉइल्ड होकर के बनाएंगे गुणसूत्र। या हम साफ देख सकते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं तथा यह जिससे जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एक न्यूक्लियोसोम में एक ही होती है और साथ साथ में ये क्लियर पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो ये हिस्टोन अष्टक बनता है उसमें H1 प्रोटीन का कोई भी योगदान नहीं होता है, वो अलग होती है और वो डीएनए को बांधे रहती है और डीएनए चिपके रहते हैं। किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चिपके होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? किसमें जो अष्टक बनता है उसमें 4 प्रकार के होते हैं और हर एक जो प्रकार होता है वो अपनी कॉपी के साथ पाया जाता है। जैसे H2A तो H2A, H2B तो H2B, H4 तो H4, H3 तो H3, इस तरह ये अष्टक का निर्माण करते हैं और इन्हीं के ऊपर लगातार जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड होता रहता है और इस प्रकार कई सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं और फिर ये न्यूक्लियोसोम क्या बना देते हैं? सोलेनाइड बनाते हैं। सोलेनाइड बनाते हैं क्रोमैटिन तंतु बनाते हैं क्रोमैटिड और क्रोमैटिड से बन जाता है गुणसूत्र। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या हमारी कोशिकाओं में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, यदि आपको कहीं भी समस्या आती है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। बाकी नोट्स आप बनाते रहें और जल्द ही सिलेबस को हम कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाद सिलेबस तीर की रफ्तार से भागेगा क्योंकि ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कुछ समय ज़रूर समझने में लेते हैं। बाकी इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत तीव्र स्पीड से जाएंगे और जल्द से जल्द हम इस सिलेबस को कवर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।